वेलकम मधु जी। अच्छा मधु भाट जी अच्छा कौन है ये? अच्छा आपने बताया कि आपने 9 साल का डिप्लोमा किया। मगर ऐसा लगता है ये तो भी शुरुआत है। व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एक्टिंग क्या है, थिएटर क्या है? देखते नहीं थे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल। खुद ही बच्चा पढ़ रहा होता था। इतना माइंड ब्लोइंग आपने मेरे को गाना सुनाया है ये। फ्रैंकली नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज का एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, जब बात शहद की होती है तो वो जुबान को मीठा कर देता है। ऐसे ही जब बात गीतों की होती है तो वो कानों में मिठास घोल देता है। तो चलिए दोस्तों, वेलकम करते हैं मधु जी का, जिनके नाम में ही मिठास है और जिनकी गायकी कानों में मिठास घोल देती है। वेलकम मधु जी। तो आपका इंट्रो कैसे दूं एज अ बॉलीवुड स्लैब और एक सिंगर या राजस्थान की मिठास? जैसा आपको ठीक लगे। राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की धरती को नमन करती हूँ और आज इस कुदरत स्टूडियो में आकर के आपसे बात करके और आप सभी के साथ इस तरह से एक जयपुर में ही रहकर हम हमारे जब जयपुर के साथ जुड़ते हैं यानी जयपुर के लोगों से जुड़ते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है फैमिली में ही आ गए। मधु जी, आपकी एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी रही है। एक थिएट्रिकल आर्टिस्ट आप रहे हुए हो, डांसिंग आपने की है, सिंगिंग आपकी स्पेशलिटी है। उस सब चीज़ों के बारे में कुछ ब्रीफ करो ना, कुछ बताओ ना अपने एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ये ऑलराउंडर शब्द से ना बड़ा प्यार है। तो जब मैं छोटी थी तो मैं कभी डांस कर रही होती थी, कभी गाना गा रही होती थी और थोड़ी-सी मैं मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि थोड़े से शाई होते हैं, मैं बिल्कुल भी शाई नहीं थी। मुझे किसी से भी बात करने में डर नहीं लगता था, मैं बहुत चंचल थी। तो मैंने बचपन से ही अपने अंदर काफ़ी कुछ अलग-अलग एक्टिविटीज़ को करते हुए देखा। फिर जब मैं बड़ी हुई, फिर जब मुझे लगा कि मुझे आर्टिस्ट की तरफ जाना है, तो उस वक़्त भी एक मार्गदर्शन नहीं था। ओके। तो ऑलराउंडर बनी इसीलिए क्योंकि मार्गदर्शन नहीं था, तो डांस करने मिलता डांस कर लेते, एक्टिंग करने मिलता एक्टिंग कर लेते, एंकरिंग करने मिलता वो कर लेते। तो ये सब चीज़ें हुई इस वज़ह से क्योंकि मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन मुझे करना बहुत पसंद है सब कुछ। बट आज फ़िलहाल कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैंने फिर संगीत की तरफ जब प्रॉपर ध्यान दिया, रुझान दिखाया और उसके ऊपर मेहनत करी, तब जाकर के मुझे ये सब मिला है, वरना अगर मैं सबको करती तो शायद आज मैं कुछ होती ही नहीं। कितनी अच्छी बात कही आपने, एक साधे सब मिले। एक ऐसा ही रिश्ता जिसको आपने साधा, जिन्होंने आपको गढ़ा, आपको यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने आपकी पहचान बनाई। एक बड़ा भाई, उस उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे मनोज भैया जस्ट लाइक माय गॉडफादर क्योंकि वो पढ़ने के लिए बाहर जाते थे मतलब ट्यूशंस करते थे। हम सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम सारी फैमिली। लेकिन मेरे मनोज भैया थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो अपने आप को उन्होंने हमेशा एक स्पेशल रखा क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं। मेरे आइडल इसीलिए रहे क्योंकि उन्होंने हमेशा मेहनत से सब कुछ पाया। सिर्फ़ नसीब के भरोसे या कोई कर दे या फैमिली से कुछ मिल रहा है, पापा ने कुछ कर दिया, नहीं। वो अपनी मेहनत से हमेशा आगे बढ़ते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बचपन से उनको देखती आ रही थी। मेरा जो करियर है वो कहीं न कहीं मैं कहूँगी उन्हीं की वज़ह से बना है। उन्होंने मुझे जब मैंने 8th पास की थी, तो 9th क्लास में मैं जब आ गई थी तो उन्होंने मेरा एक एडमिशन करा दिया था संगीत संस्थान, स्कूल ऑफ आर्ट करके एक बहुत अच्छी संस्थान है हमारे जयपुर में, ओके। जहाँ पे मेरा म्यूज़िक में एडमिशन करवा दिया था डिप्लोमा कोर्स में। ओके। तो जस्ट लाइक मध्यमा में, है ना? उसके 9 साल का कोर्स होता है वो पूरा। ओके। तो भैया ने मेरा वो एडमिशन करवा दिया। उस एडमिशन की वजह से कहीं न कहीं ज़िंदगी ऐसे चलती-चलती बिल्कुल फिर सही जगह पे चल के और मेरे को एक पहचान मिल गई। तो मनोज भैया जो कि सीआईडी पुलिस में कार्यरत हैं और मेरे पूरे घर में सबसे स्पेशल मेरे लिए क्योंकि उन्होंने मेरे मेरे जीवन को बहुत आधार दिया। आज जैसे आपने बताया कि आपने 9 साल का डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद आपने डिग्री भी करी। जी। तो डिप्लोमा वर्सेस डिग्री अगर मैं बात करूँ तो किसमें ज़्यादा नॉलेज है? मतलब एक डिप्लोमा करने के अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज हुई या डिग्री के अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज मिली? बिल्कुल, देखो डिप्लोमा अपने आप में कहीं न कहीं एक हॉबी जैसा हो जाता है ठीक और है। डिग्री में आपको क्योंकि वहाँ पे वो डिग्री दे रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएँगे। और 9 साल का जो मेरा एक कोर्स था जिसमें मैंने मध्यमा किया, विशारद किया और फिर निपुण किया। वहाँ पे म्यूज़िक बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस डिप्लोमा को किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैंने ये डिग्री की तो लगा कि कितना फाइन किसी चीज़ को मतलब एक डीप जाकर के फाइन मुझे वहाँ सन पे हाँ, बिल्कुल वहाँ पे समझाना, जाके मैं प्रॉपर तरीके से वहाँ समझाना। जाकर मेरी जो छोटी-मोटी चीज़ें भी जो डाउटेड था, वो वहाँ जाके मेरा क्लियर हुआ। सब कहते हैं कि सिंगर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे अपन एक्टर बने,
हर किसी में एक गॉडफादर रिक्वायर्ड होता है कि कोई पीछे होगा तो अपन बन जाएंगे। नेपो किड्स, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चलती है। आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनी, जी, सब कुछ आपने अपने पीछे किया, जी। तो उसमें कितना स्ट्रगल था? मैंने हमेशा अकेला पाया अपने आप को, क्योंकि माय फादर इज़ लाइक मेरे पिताजी जो हैं आरएसी पुलिस में रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो नौकरी कर रहे हैं। मैं 7 भाई-बहनों में से एक बहन हूँ, मतलब मेरे 2 भाई और 5 बहनें हैं। तो फैमिली भी बड़ी हो गई। पापा जी की सर्विस है। मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मम्मी घर पे रहती थी। तो मैं अकेली ही हर जगह जाती थी ऑडिशंस देने के लिए या सीखने के लिए, या मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट भी मैंने खुद नहीं खरीदा था, हारमोनियम जो मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था। और जिन भी गुरु से बात करनी है कि गुरुजी आप मुझे सिखा दो, तो मैं ही करती थी। लेकिन मैं बहुत सारे सिंगर्स को देखती थी जिनके पेरेंट्स उनके साथ साथ होते थे हर साथ कदम साथ पे। और लाइक मुझे ऐसा लगता था कि शायद मतलब मेरी भी फैमिली मेरे साथ होती तो क्या मैं और अच्छा सा और अच्छी निखरती या कुछ होती। मगर हर इंसान को चाहे सपोर्ट कितना भी मिले, पर अल्टीमेटली उसको करना खुद को ही पड़ता है। मेहनत तो खुद की ही होती है, तब जाके वो निखरता है, आर्टिस्ट बनता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। लेकिन हाँ, मैंने फ़ील तो बहुत किया था जब मैं अकेली थी कि कोई साथ नहीं है और आप अकेले हर जगह, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, चाहे जयपुर में ही जो स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। तो येस आई फ़ील। आपने इतना ब्यूटीफुल स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया। आज का पूरा यूथ रील्स में दीवाना है, शॉर्ट्स में दीवाना है, इतनी जल्दी सक्सेस पाना चाहता है। 4 रील्स डाल के वो ये सोचते हैं कि हमारे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएँ, और आप लोगों ने एक डीप स्ट्रगल किया है। क्या डिफरेंस है मैम इन दोनों के बीच में? उस ज़माने में ये रील्स का, और मैं कहती हूँ थैंक गॉड नहीं था। बहुत अच्छी बात है कि नहीं था, क्योंकि ये जो रीलें दिखा-दिखा कर के जो हर इंसान को इसी फ़ील्ड में जाना है, या यूँ कह सकते हैं कि सबको दिखना है बस, फ़ेमस होना है, हैंड टू हैंड फ़ेमस होना है। क्योंकि कम स्ट्रगल में आजकल ज़्यादा फ़ेमस होने के चांसेस भी बहुत हो गए। क्योंकि कुछ कुछ किसी आर्टिस्ट में मान लिया आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया का सपोर्ट इतना भयानक ले ले रहा है, या पैसा देकर के भी कुछ चीज़ें हो जा रही हैं, इस वज़ह से वो अपने आप को आर्टिस्ट कहलवा देता है, या अच्छा नाम उसका हो जाता है, फ़ेमस हो जाता है। तो बड़ी मुझे तो लगता है कि जो डिज़र्व करता है उसी को मिलना चाहिए। अन्यथा आपके पास पैसा है, या आप नेपोटिज़्म में क्योंकि आपके फैमिली में कोई था इस वज़ह से आपको वो चीज़ मिल गई, तो वो नहीं मेरे को लगता होना चाहिए। क्योंकि जिसने मेहनत की वो इंसान रह गया, और जो जो काबिल ही नहीं है, और सिर्फ़ क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है। अब तो ख़ैर मैं कहती हूँ अच्छी बात भी है कुछ उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता ही नहीं था कि हम भी फेमस हो सकते हैं क्या। जैसे एक लेडी है, अब वो घर पे खाना बरसों से बना रही है, लेकिन आज वो लेडी घर पे खाना बनाते हुए इतनी फेमस हो गई, तो मैं उस लेडी को नमन करती हूँ। लेकिन कुछ फूड लोग हैं जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, और अब गंदगी परोस रहे हैं ऑनलाइन, मतलब सारा इंस्टाग्राम पे देखो आप, चाहे यूट्यूब पे देखो आप, वो बेमतलब जो अपने आप को फ़ेमस करते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन हाँ, खाना बनाना वाक़ई एक आर्ट है, वाक़ई एक मेहनत का काम है, और घर जो चला रही है लेडी, उस लेडी ने तो पूरी ज़िंदगी घर का काम किया। बिल्कुल किया पर है। आज उसको एक पहचान मिल गई, तो मुझे उससे तो बड़ी खुशी होती है, या जो भी डिज़र्विंग लोग हैं, उनको जब मिलता है कुछ भी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पर बेमतलब जब किसी को मिलता है वो तो तो अपन कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता ही जी, है। जी, जी, अगर यस। कोई 2 चीज़ अच्छी फ़ेमस होगी तो हाँ, 2 चीज़ नेगेटिव भी फ़ेमस नेगेटिव भी होगी। होगी। लेकिन क्या नेगेटिव चीज़ जो फ़ेमस हो रही है वो अपने यूथ को किस डायरेक्शन में लेके जा रही बिल्कुल है? गलत डायरेक्शन पे लेके जा रही है, यूथ मेहनत नहीं करना चाह रहा। आप ये देखिए कि अगर उसको यूथ को पता चल गया कि साहब रीलें कंटिन्यू बनाने से एक दिन मेरी वायरल हो जाएगी, तो वो तो रीलें बनाने पे लग जाएगा। बिल्कुल। पर वो एक्चुअल मेहनत जो उसको करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कभी ना कभी वायरल डेफिनिटली होगा। क्योंकि ऐसे आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठोगे, या कि क्योंकि रीलें हो सकती है कभी हिट हो जाए, वायरल चली जाए, बट उस भरोसे बैठकर अगर आपने मेहनत ही नहीं करी, तो वो जो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ इंसान है, वो डेफिनिटली डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि जो मेहनत करेगा उसका तो पता है कि आज नहीं तो कल वो फेमस होगा, रेस वो सक्सेस हो सकता है। तो ये थोड़ा यूथ को समझना चाहिए, और पेरेंट्स थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहीं न कहीं अपनी एंगेज्ड ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा दोनों तरफ से ही ऐसा हो रहा है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितना इम्पैक्ट डाल रही है बच्चों की ग्रोथ पे? पहले के जो पेरेंट्स थे, वो देखते नहीं थे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो खुद ही बच्चा पढ़ रहा होता था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, चाहे प्राइवेट में पढ़ता था। आज के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही बच्चों पर इतना कि स्विमिंग भी करे बच्चा, डांसिंग भी करे, मेरा बच्चा इतना एक्टिव हो, मेरे बच्चे में ये हो, वो हो। लेकिन हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना? और हर बच्चे का एक इंटरेस्ट भी होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे में जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे कर के, और उसको थोड़ा फ्री हैंड छोड़ा जाए, क्योंकि
अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर फ़ोकस करके उसको मतलब मोस्टली परेशान ही करते रहेंगे, तो बच्चा फिर किसी और ही डायरेक्शन में चल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर आप कुछ किसी से कुछ करवा नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। एक्टिंग और थिएटर जब मैं पिक करता हूँ तो क्या डिफरेंस है? व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एक्टिंग क्या है, थिएटर क्या है, उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो ना। देखिए, मैंने रविंद्र रंगमंच से अपना लाइफ शुरू किया था, क्योंकि बिल्कुल। सबसे पहले मैं जैसे मैंने बताया कि मैं संगीत संस्थान में एडमिशन लिया। फिर जब मुझे रविंद्र रंगमंच जाने का मौका मिला, मेरा पहला प्ले था वाह जनाब, और समीर राज जी के साथ था। और वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि एक्टिंग ना आपको सब कुछ सिखाती है। सबको सिखाती है। आपको रहना कैसे है लाइफ में वो सिखाती है, आपको फैमिली में कैसे जीना है, आपको स्ट्रगल करके आगे कैसे बढ़ना है। तो मैंने एक्टिंग में हर वो चीज़ सीखी थी। तो थिएटर लाइक एक ऐसा स्कूल, अगर आप वहाँ चले गए तो डेफिनिटली आप एक अच्छे बच्चे स्टूडेंट बनकर ही लौटोगे। साइमल्टेनियसली एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्टिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा इश्यू था कि मैं एक्टिंग और सिंगिंग में अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ा, तो मैंने 5-6 साल रियली में रेगुलर थिएटर एक्टिंग की है, और उसके बाद मैंने नेशनल स्कॉलरशिप ली। फिर जब मुझे लगा कि मेरा गला थोड़ा-सा, क्योंकि एक्टिंग में क्या लाउड बोलना पड़ता है। बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी आपके पीछे तक ऑडियंस जहाँ तक बैठी है वहाँ तक जाएगी, तब तक आपको बोलना पड़ता है। तो एक्टिंग और सिंगिंग में थोड़ा मैं कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाई, या गॉड को जो मंजूर था वही हुआ। तो फिर मैंने एक्टिंग फाइनली छोड़ी, और अब मैं फुल फ्लैश सिंगर हूँ। सिंगिंग कर रहे हो और आप अच्छे से सिंगिंग। 9 साल का डिप्लोमा की मेहनत, फिर कुछ डिग्री ली आपने, इतना टाइम आपने म्यूजिक को दिया, उसके बाद आप सारेगामापा की रनर अप रही, ठीक है? खूब सारे टीवी शोज़ किए, उन चीज़ों पे थोड़ा-सा फोकस करें। देखिए, रियलिटी शोज जो है वो सीरियसली एक आर्टिस्ट को बहुत ही ऊंचा बना देते हैं, क्योंकि पहचान दिला देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो रियलिटी शो नहीं है, वो वो टीवी शो, कमर्शियल। हाँ, वो कमर्शियल टीवी कमर्शियल, शोज़ हो गए वो ऑलरेडी। टीवी बिल्कुल। वो बात है कि एक आर्टिस्ट की तो लाइफ बन जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए, तो जो लोग हजारों करोड़ों लोग जो उनको देख रहे हैं, उनके माइंड में एक चीज चली जाती है कि इस तरह से आर्टिस्ट बना जाता है, या इस तरह से एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो यही रास्ता चुनना ही सही समझते हैं। सही समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जितनी मंजिल मुझे मिली, मुझे बहुत कम मंजिल मिली है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सबको, सारी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी कि मुझे जो भी मिला है बहुत कम मिला है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी तब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। ऑडिशन देने के लिए भी आपको मुंबई पहुंचना पड़ता था। अब तो आप ऑनलाइन सब कुछ दे देते हो। आप तो मेल कर सकते हो, या फिर अब ये जो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे आप अपलोड करके भी सामने वाले को लिंक भेज सकते हो। तो पहले ये था कि जा जा के देना पड़ता था, ऑडिशन बहुत स्ट्रगल था। प्लस दूसरा ये था कि अ, कोई भी लड़की अगर जा रही है तो उसे गलत समझा जाता था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पैक्ट डालता था कि अरे रात रात भर बाहर जाती है आपकी लड़की, तो ये शोज करती है, ये करती है। तो फैमिली को भी बड़ा वैसा देखना पड़ता था। आज वही लोग जब मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए आते हैं, या मेरे को बोलते हैं कि आप ऑटोग्राफ दो, या मेरे से जब बात करते हैं, तो मेरे पड़ोसी जो मेरे साथ खेले बड़े बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो भी मेरे इतना मुझे वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना, आपने चाहे 25 साल दिए, 20 साल दिए, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत करके किसी भी काम को किया है, चाहे रियलिटी शोज़ में किया हो, चाहे आपने सीखा हो, चाहे आप अब लाइव शोज़ करते हो, मैं कहती हूँ अपना पूरी जान लगा दो, फिर आप कैसे सक्सेस नहीं होंगे वो देखना। जब आप सारेगामापा की रनर अप रहीं, तो आपको ये फ़ील हुआ कि जैसे आज का जो दौर है, जिसमें अपनी रील्स कट रही हैं, अपन फेमस जल्दी हो रहे हैं, अगर ये आप आज के दौर में रनर अप होती तो आपकी पहचान कुछ और होती? यस, ये तो है ही ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतने सालों में जाकर एक थोड़ी-सी छोटी-सी पहचान बनाई है, और आज का जो यूथ है, या आज के जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं, जबकि उनको, अगर उनको सच में देखा जाए, तो उन्हें गाना भी कम आता है, उनको स्टेज पे परफ़ॉर्म कैसे करना है वो भी कम आता है, पर उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, इसलिए सो कॉल्ड वो आर्टिस्ट बने हुए हैं, वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं। मैं उनके साथ जब देखती हूँ, मैं परफ़ॉर्म करने जाती हूँ, तो उनके पीछे यूथ पागल हो रहा है, बिल्कुल और हो रहा है। हमें वो पहचानने से भी थोड़ा-सा ऐसा करता है, अच्छा मधु भाट जी, अच्छा कौन है ये? मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, बट वी आर एक्सेप्टेड। हमें एक्सेप्ट था ये, हम पहले से ही ये बात मान चुके हैं कि जिस ज़माने में, जिस दौर के हम हैं, उस दौर में कुछ और मामला था, अभी कुछ और मामला है, तो ठीक है। इतने पुराने लगते नहीं हो आप। अच्छा। आपने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया अपने बैंड के साथ। जी। तो वो बैंड
क्या है वो बैंड के बारे में थोड़ा सा बताओ ना। देखिए, मैं जब परफ़ॉर्म करने लगी थी, तो मैं हर जितना भी जयपुर में अच्छे म्यूज़िशियंस, अच्छा बैंड परफ़ॉर्म करता था, उनके साथ परफ़ॉर्म करने जाती थी। और अच्छा भी लगता था क्योंकि हर बैंड की अपनी एक अलग पहचान होती थी, उनमें से कुछ और सीखने को मुझे मिलता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी। जैसे कुछ लोग गज़ल अच्छा गाते हैं, कुछ लोग फ़ोक में भी क्लासिकल फ़ोक गा रहे हैं, कुछ लोग मांड गा रहे हैं, कुछ लोग लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं, कुछ कोई शादी में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो मैंने क्या है कि हर फूल की खुशबू ली और मैंने हम्म। देखा कि क्या कमाल की लोगों में टैलेंट है, पहले के वाले लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन फिर वही होता था कि उनके साथ रहते एक ना एक दिन तो मुझे मेरा बैंड बनना ही था। तो फिर जब मैंने मेरे अच्छे म्यूजिशियंस को चुना, मैं उनके साथ रियाज़ करती हूँ। फिर हमने हमारे बैंड को मधुज़ बैंड ही नाम दे दिया और उसके साथ हमने एक रॉक द बैंड, मतलब हमारा बैंड का नाम है रॉक द बैंड, रॉक द म्यूज़िक, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का शो हम कर सकते हैं। चाहे वो इंग्लिश शो हो, चाहे वो बॉलीवुड शो हो, चाहे वो गज़ल शो हो, चाहे वो सूफ़ी शो हो। एंड फ़ोक के तो हम बादशाह हैं, क्योंकि फ़ोक को तो हम हर जगह सबसे पहले हमारा गाना शुरू ही फ़ोक से होता है। जब आपने बैंड क्रिएट किया तो उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लोग आपसे आके जुड़ने लगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि आज के यूथ को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो जब ये आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये आपसे उस बैंड में कैसे जुड़ सकते हैं? मुझे बहुत कॉल्स आते हैं मेरे बैंड में जुड़ने के लिए और अच्छे गिटारिस्ट, अच्छे कीबोर्डिस्ट, अच्छे सिंगर्स सब जुड़ना चाहते हैं। मैं उनको बुलाती भी हूँ क्योंकि मेरे शोज़ टच वुड मेरे शोज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे शोज़ होते हैं। तो कुछ में मैं किसी को आर्टिस्ट को बुक कर लिया, मैंने किसी में कुछ को कर लिया। ऐसे करके भी मैं कोलैबोरेशन करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिज़र्विंग बंदा है उसको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पर। डिज़र्विंग बंदे से याद आया कि आपने अपनी खुद की सिस्टर को ही सिंगर बना दिया, किरण हाँ जी को। जी। वो एक्चुअली घर में ही जब आप देखते हो, जैसे मेरी और भी सिस्टर्स हैं, मेरी 5 सिस्टर्स हैं और एक दीदी मेरी टीचर है, एक मेरी छोटी बहन पूजा मेरी बैंकर है और आशा जो है वो हम सबकी मैनेजर। मैनेजर है, वाओ! आशा हम सबको मैनेज करती है एंड शी इज़ आल्सो वेरी गुड कथक डांसर। उसने विशारद में एडमिशन लिया था, 2 साल उसने विशारद किया था। फिर बिकॉज़ उसकी शादी करनी थी तो फिर उसकी शादी हो गई, वरना वो भी शायद डेफ़िनिटली बहुत प्यारी एक अच्छी डांसर होती। डांसर तो वो आज भी है, लेकिन फ़ेमस जिसको बोलते हैं वो होती आशा कुमारी हमारी। और जो किरण है, तो किरण की आवाज़ में जो मिठास है, आई स्वेयर आप आपके स्टूडियो में कभी लाएँगे उसको, वो बहुत अच्छा सुरीला नहीं, हमने सबने सुना है उनको। सुना है ना? तो बहुत अच्छा गाती है और बस ये है कि जब वो मुझे कंटिन्यूअसली देख रही थी कि जब मैं घर पे रियाज़ करती थी, कोई गाना मैं जब सीख रही होती थी, तो उसने मुझे देखा तो था ही बचपन से। बिल्कुल। तो उसको भी लगा कि कुछ किया जा सकता है क्या? लेकिन जब कहते हैं ना कि आपको कोई पुश करने वाला हो, आपके साथ कोई मेहनत करने वाला हो तो और ईज़ी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो वाली बात बोल सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए ईज़ी हो गया क्योंकि सारा एक तरह से स्ट्रगल तो मैंने कर ही लिया था। मेरी मेहनत उसके भी काम आ गई कि उसको बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म मेरा बैंड मिल गया, मेरे बैंड में उसने एज़ अ सिंगर काम किया। अच्छा, इसको नेपोटिज़्म नहीं बोलोगे आप? इसको मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर टिपिकल जिसको बोलते हैं मेहनत वाली लड़की हूँ। अगर मेरी बहन में टैलेंट नहीं है, तो आप उसको स्टूडियो से बाहर कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पर वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड है, वो मेहनती भी है और उसने मेरा कहा माना कि जैसा मैंने उसको बोला कि यहाँ पे सीखने जाओ या मुझसे मैंने नहीं सिखाया उसको कभी भी। ओके। मैंने उसको अच्छे गुरु के पास सीखने भेजा, क्लासिकल सिखाया मैंने उसको और अभी भी मैं उसको और चाहती हूँ कि वो क्लासिकल पे ही ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि क्लासिकल बेस है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे नींव बहुत गहरी या बहुत जितनी चाहिए उतनी खोदनी होती है, ऐसे ही मैं उसको सिंगर बनाने से पहले मैं क्लासिकल उसको सिखाना चाहती हूँ और चाह रही हूँ, आज भी वो सीख रही है और उसका अपना खुद का भी बैंड है, वो अच्छे-अच्छे बैंड के साथ परफ़ॉर्म भी करती है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड परफ़ॉर्म करती है जैसे मैं करती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप बता रहे हो कि जैसे आपको ऑडिशंस के लिए बॉम्बे जाना पड़ता हुँ। था या इधर-उधर, एक बागी नेचर के साथ आप आपकी अपब्रिंगिंग हुई। तो उस बागी नेचर के साथ आपके फादर पुलिस में हैं। हाँ। तो वो कॉन्ट्रास्ट कैसा था? वो कैसा माहौल क्रिएट करता था? बाप तो सबका बाप होता है। वो सबका होता है। तो इसलिए मेरे पापा से भी हमें सबको बहुत डर लगता था, मैं भी बहुत डरती हूँ, आज भी उनसे डर लगता है। लेकिन उन्हीं के जैसा नेचर मेरा आ गया, मैं उन्हीं की बेटी हूँ तो नेचर तो आना ही था। नेचर था उन्हीं तो का। जब वो मेरे बाप है तो ठीक है, थोड़ी-सी मैं उनसे कम हूँ लेकिन डरूँगी तो मैं भी नहीं। और पुलिस वाला तो कॉन्फिडेंस था ही सही, टच वुड पुलिस वाला कॉन्फिडेंस था क्योंकि
लड़कियों को थोड़ा सा बोल्ड होना होना पड़ता है, पड़ता है। क्योंकि एक प्रियंका चोपड़ा का बहुत अच्छा कोट है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स नॉट मेक्स हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स गर्ल्स मेक हिस्ट्री। मेक्स हिस्ट्री। तो मुझे थोड़ा बोल्ड होना ही पड़ा क्योंकि मेरी जरूरत थी, मैं अकेली थी, तो मैं बोल्ड नहीं होती तो कैसे काम चलता। देन आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और एक कुछ कर गुजरने का ऐसा पागलपन अगर आपके दिमाग पे हो, तो सच में ये सारी बातें बहुत हल्की छोटी पड़ लगती जाती हैं, हैं। बहुत हल्की पड़ जाती हैं। और पेरेंट्स भी सच में चाहे कितने ही स्ट्रांग हो, चाहे कहते हैं ना लोग कि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट नहीं करते ऐसे वैसे, आप कुछ करके तो दिखाओ। पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, भगवान भी सपोर्ट करेंगे, और ये जो दुनिया आपके बारे में बात बनाती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डाउन करती थी, एक दिन वही दुनिया आपके साथ बैठने को तरसती है। तो ये है, मैंने ये माना। वो लोग जो आपको हमेशा से बैक फुट पे लाते थे, वो लोग जो आपके बारे में गॉसिप्स किया करते थे, आज वो पता चल जाता है। आज मेरे बारे में कोई गॉसिप कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पता लग जाएगा फ्रॉम थर्ड पार्टी या कोई भी मुझे आके बताए। लेकिन अब जब वो लोग आपसे सेल्फी लेने आते हैं, तो क्या रिएक्शंस होते होंगे? कैसा लगता होगा? वो एक अजीब-सी क्या फीलिंग है? देखिए, मैंने ना सच में, मुझे खुशी तो अंदर से बहुत होती है क्योंकि बहुत हमने स्ट्रगल देखा है। मैं एक्चुअली बहुत सांवली थी बचपन से ही। तो मेरे साथ मुझे ना लोग चिढ़ाते थे मेरे बचपन में, मुझे बहुत कि काली 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 है ना। तो मैं सोचती थी, "हे भगवान, अब काली मैं हूँ तो ये इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं पैदा है। ही हुई हूँ, ठीक है।" और फिर मैं भगवान से लड़ती थी, भगवान आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। मैं महादेव से बात करती हूँ आज भी कि आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो काले लोगों का फैशन आ गया। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया। फिर तो काला गोरा खत्म ही हो गया। और फिर मेरे को लगा कि यार इस दुनिया में सच में वक्त बदलते देर नहीं लगती। तू अपनी नीयत पे अपनी ईमानदारी से काम कर, तेरा वक्त कभी भी बदल कभी सकता है। बदल जाएगा। इसलिए मैं, जो भी ऑडियंस हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है, मैं यही कहना चाहूंगी, आप जैसे भी हो, आप जिस भी शेप में हो, देखो अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो खाना खाने से तो आप पतले हो जाओ, है ना। बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ सबको। और अगर बाय द वे कोई गॉड की तरफ से कुछ इशू है या कुछ वैसे आप इशू है, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। वो आपके अंदर इतना सम्मान, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी करेगी। अब जैसे आप ये बात कर रहे हो कि गॉड की तरफ से हो या कुछ हो, तो उस केस में एक बहुत फेज़ रहा आपका, इंजरी वाला फेज़ जी, था, जी। जिसके अंदर आपने बिल्कुल सबसे कट लेफ्ट होके बिल्कुल बाहर चले गए। आपने बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर दिया। उस चीज़ के बारे में व्यूअर्स को कुछ बताओगे? बिल्कुल। ये टाइम था, आई थिंक 2002, 9 जून 2002 में मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे पैर, और मतलब मैं आईसीयू में चली गई थी और मेरे पैरों के जो फ्रैक्चर्स इतने ज़्यादा हुए थे, मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी, मतलब बचपन की बात है वो, बहुत टाइम जब मैं मतलब खुद 15 साल की थी तब की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने महादेव से बात करी, तो महादेव ने मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान की, एक ऐसा सपना मुझे दिया कि तू सिंगर बन सकती मैम महादेव, ये कोई आपके अंकल हैं या कोई और है? है। कौन है ये? नहीं, हम सबके महादेव, हम सबके भोलेनाथ, हम सबके ओके। गॉड। तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेती हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कोई मैसेज कैरी ऑन करना हो तो? नहीं, मैं मेडिटेटर नहीं हूँ, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट उनकी सेवा करो, डायरेक्ट उनसे बात करो। एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैंने महादेव को बहुत बदतमीज़ी से गालियाँ दी थी। ओ तेरी! बहुत ही बदतमीज़ी से। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ इतना बुरा किया क्यों है आपने? क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा हो गया था, बहुत ही बुरा। तो मैं टूट के बिखर गई कि मैं तो इतनी छोटी-सी बच्ची हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? ये है, वो है, मेरे तो सपने भी थे, मुझे कुछ करना था, ये था, वो था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने मुझे, मतलब उस वक़्त तो मैंने बहुत गालियाँ दी भगवान को। मुझे आज भी याद आता है, मैं इतनी शर्मसार हो जाती हूँ जब मेरे को ये याद आता है कि मैंने उस एक्सीडेंट के बाद भगवान के साथ किस तरह से बात करी थी। पर जैसे ही समय बीता, मुझे मेरे मेरे ज़ख्म ठीक-ठीक होते नज़र आए और मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया। मुझ महादेव की तरफ से जो आशीर्वाद आ रहा था मुझे कि तू हारे मत, मैं सब सही कर दूँगा, तू बस मेहनत कर और तू इस टाइम को तो निकाल। और फिर उसके बाद उस टाइम में मैंने कुछ-कुछ गाने लिखने शुरू किए और मैंने सच में, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी शक्तियाँ मुझसे चाह रही थी कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो मैंने उस समय में अपने आप को रिपेयर करना शुरू किया और मैंने गाने लिखने शुरू किए, कुछ ग़ज़लें लिखी, कुछ गाने ऐसे बनाए और फिर धीरे-धीरे वो वक़्त निकला और फिर मैं प्रॉपर म्यूज़िक में आ गई, प्रॉपर। फिर मैंने कुछ और किया ही नहीं, मतलब मेरी स्टडी एक तरफ चल रही थी, फिर म्यूज़िक ही म्यूज़िक चल रहा था बस। जब आप इतना म्यूज़िक कर रहे हो, आपको भी पता है आज की डेट में
अपन जब म्यूजिक कर रहे हैं या अपन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अनटिल अनलेस अगर अपन उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे, हुँ। तो वो सारी एक्टिविटीज वेस्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं आके। आप देखते होंगे पहले अपन बॉलीवुड मूवीज देखते थे, अब वो कभी प्रमोट नहीं की जाती थी। अब हर बॉलीवुड मूवी को प्रमोट करने का एक सेंटर बन चुका है, कोई कहाँ के प्रमोट करेगा, कोई कैसे प्रमोट करेगा। तो आप अपने म्यूजिक को कैसे प्रमोट कर पा रहे हो इस टाइम? ये आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जैसे बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स, बड़े-बड़े स्टार्स कपिल शर्मा के शो में जाके अपनी बिल्कुल मूवी बिल्कुल प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ेगा कि हम अभी तक कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं कर पा रहे, जिनकी वज़ह से हमारे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मिलियंस और इस तरह से गाने हो जाएँ। वो अभी चल रही है कोशिश, सीख रहे हैं धीरे-धीरे क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा है, इतना सा कुछ पार करते हैं, वो और आगे पहुँच जाता है। फिर बिल्कुल। इतना पार करता है, फिर वो और आगे पहुँच जाता है। तो एवरी डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि इसको सीखने में थोड़ा समय लग रहा है मुझे। लेकिन एक दिन मेरे भी मिलियंस में, क्योंकि जो मैंने चाहा है ना, वो मुझे मिला है। नहीं, मिलियंस फॉलोअर हो जाना एक अलग चीज़ होती है, जो मैं समझ पाया हूँ। 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएँगे, या वो फॉलोअर्स हो गए जो म्यूज़िक समझते नहीं है, म्यूज़िक के बारे में जानते नहीं है। एक एक प्रॉपर फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हों, जो आपकी पर्टिकुलर हर सॉन्ग को सुनते हों, वो उस तरह के फॉलोअर्स तो आपने गेन कर हाँ रखे हैं जी। आज के डेट में। आप जो सिंगिंग शोज़ हैं, जो आपके लाइव शोज़ हो रहे हैं, जो आप अपना सिंगिंग चैप्टर दिखा रहे हो, तो वो अगर आप तक लोगों को, मतलब उन शोज़ को देखना हो, तो वो लोग कैसे आप तक आ हाँ, वो सकते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है, सिंगर मधु भाट के नाम से, एमबी म्यूज़िक मतलब मधु भाट म्यूज़िक के नाम से मेरा चैनल है। उस पे ही मेरे सारे जितने भी गाने अभी नए बन रहे हैं, वो मैं उस पे अपलोड करती हूँ। फिर जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देख रहे हैं, पहले से भी मुझे जानते हैं, वो उस पे जाके उसको ज़रूर उस गाने को देखते हैं। और मेरा एक गाना तो बहुत ही फ़ेमस है, राजस्थान राजस्थान, जो मैंने अभी राजस्थान दिवस पर अल्बर्ट हॉल पे परफ़ॉर्म किया। अब जैसे इतना अच्छा आप गा पा रही हो, इतना अच्छा आप म्यूज़िक दे रही हो। मैम, आपने एक छोटी-सी चीज़ नोटिस करी हो, तो आज की डेट में एक हरियाणा म्यूज़िक है, हुँ। एक भोजपुरी म्यूज़िक है। ये किस जगह चले गए? इनका क्या प्लेटफ़ॉर्म है? इनके अंदर रैप्स बन रहे हैं, हनी सिंह इनके अंदर आ रहे हैं, इनका म्यूज़िक एक नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म पे जा चुका है। और अपन अगर अब बात करें अपने राजस्थानी म्यूज़िक की, तो वो आज भी कहीं न कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ से अपन लोगों को ढूँढ के निकालना पड़ रहा है। तो वो क्या लैक है? वो आर्टिस्ट का लैक है या वो म्यूज़िक का लैक है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, पहली बात तो हमारे तो शायद 1 किलोमीटर पे ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हरियाणवी एक हरियाणवी है। पूरा हरियाणा एक ही हरियाणवी बोलता है, पूरा पंजाब एक ही पंजाबी बोलता है, भोजपुरी भोजपुरी बोलता है। हालाँकि उनमें थोड़ा मैथिली और शायद शायद कुछ तो भी है। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। अब राजस्थान में जैसे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो हम कहें साहब हम तो शेखावटी गाने गाएँगे, आप कहोगे साहब मैं तो जोधपुरी गावां। तो ये जो चीज़ें चेंज हैं, इस वजह गोलमोल जो हो रहा है और इसको जो अभी तक वो क्या बोलते हैं ना, मान्यता नहीं मिली है। राजस्थान की जो लैंग्वेज है उसको मान्यता नहीं मिली। तो इस वजह से पूरा यूनिवर्स या पूरा जो वर्ल्ड है वो नहीं जान पा रहा है कि राजस्थानी लैंग्वेज एक्चुअल में है कौन-सी। तो मुझे लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, बॉलीवुड पंजाबी इंडस्ट्री थी, वो पहले से ही आगे थी और भोजपुरी भी पहले से ही फूड की वजह से आगे थी। आई एम सॉरी टू से। हमारा राजस्थान परोसता ही बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत क्लासिकल म्यूजिक है। क्लासिकल म्यूज़िक। हमारे लिरिक्स इतने कमाल के, हमारे योद्धाओं ने जो, क्योंकि किसको कहाँ कौन सी आई एम सॉरी टू से, लेकिन सबका अपना अपना अच्छाई भी होगी। पर हमारे जितने योद्धा हैं, आज हमारे महाराणा प्रताप पर गाना बनाओ 10 गाने बन जाएंगे। इतना उन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो वो आर्टिस्ट काम क्यों नहीं कर पा रहे? कर मुझे रहे हैं, नहीं बहुत काम कर रहे हैं। अब तो इतने गाने बन रहे हैं, इतनी इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ रही है, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। देखिए हमारे राजस्थान में हर तरह का गाना, यहाँ जैसे अपन वीर रस की बात करें, है ना? रसों में अगर गाना देखे जाए तो सारे 9 के 9 रसों में हमको गाने यहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? ओके। तो ऐसे ही अगर हम श्रृंगार की बात करें तो हमारा बहुत प्यारा सा सोनेरी घड़ा दो मारे, पायलड़ी, मतलब गाने आपको हर टॉपिक पे गाने यहाँ मिलेंगे। राजस्थान का तो इतना रिच कल्चर है, इतनी मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है, इतना अच्छा म्यूज़िक है और वो म्यूज़िक बाहर आ रहा है, पहले भी आया हुआ है, पहले भी बहुत लोगों ने राजस्थानी म्यूज़िक को, आप मानेंगे लता माँ ने अगर राजस्थानी गाना गा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि माता ने मतलब इस राजस्थान की संस्कृति की, इस राजस्थान की गायकी की क्या ही बात होगी। नहीं, राजस्थान में कुछ दौर था, जो राजस्थान की म्यूज़िक का एक टॉप पीक था। शायद उस टाइम पे तो पंजाब म्यूज़िक या हरियाणा जिन म्यूज़िक्स की अपन बात करें, वो मतलब बच्चे थे, जब वो राजस्थान उस लेवल पे था। बट वो धीरे-धीरे वो लेवल डिक्रीज़ होता चला गया।
आज अपन उस लेवल को वापस प्रमोट कर रहे हैं, अपन वापस ला रहे हैं, लेकिन अपन उसकी एक वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को राजस्थानी घर पे बोलने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, इंग्लिश बोलो, तो इंग्लिश से उनका बड़ा मान सम्मान बढ़ रहा है। नो डाउट हर चीज़ की रिक्वायरमेंट तो है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी खुद की मातृभाषा की अगर हम रिक्वायर मतलब नहीं, मान्यता नहीं समझेंगे, हम बोल नहीं तो पाएँगे। फिर क्या फ़ायदा? इसलिए जैसे हर हर पंजाबी घर में पंजाबी पंजाबी ज़रूर, बोलता है। हर तो मुझे ऐसा हरियाणवी लगता है घर कि सबको राजस्थानी में ही बात करनी चाहिए। भई आपा ने भी करनी चाहे, लेकिन काई करा सबने सुननो है तो भी हिसाब से आपा भी हिसाब की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इट्स मैंडेटरी कि घर में तो राजस्थानी बोला जाए, बोला जाए। राजस्थानी लोगों को। वहाँ से अपन को सिंगर्स भी निकलेंगे, वहाँ से अपने हाँ। आर्टिस्ट भी निकलेंगे। तो बहुत अच्छा जा रहा है, अभी राजस्थानी संगीत बहुत आगे बढ़ रहा है एंड पिक्चर्स भी हैं। मैं मानती हूँ सरकार की तरफ से थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है राजस्थानी पिक्चर्स को, और जो हमारी ऑडियंस भी है राजस्थानी ऑडियंस जो है वो थिएटर में कम देखने जा रही है। मगर मुझे लगता है कि जब अच्छा बजट और अच्छी फिल्में बननी शुरू होंगी, तो कहीं न कहीं हमारा राजस्थानी सिनेमा बहुत आगे बढ़ बहुत जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। लगे हैं लोग लोग मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। राजस्थानी आर्टिस्ट जब अपन बात कर रहे हैं कि ये राजस्थानी आर्टिस्ट अपन को ऐसे घर से ही निकलेगा, हर घर से निकलेगा, वहाँ पे अपन एक छोटी सी चीज और देख पा रहे हैं कि उनको राजस्थानी बोलना नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज है, बट उनको क्लासिकल परफॉर्म करना भी नहीं आ रहा। हर कोई पार्टी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, हर कोई बॉलीवुड म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। क्लासिकल, फॉग, गजल, ये सब चीजें तो गायब सी हो गई है। क्या करे ना इंसान, बच्चा जो सुनेगा वही तो मतलब डिलीवर करेगा, है ना? जैसे हमारे टाइम में ये सब चीज़ें ज़्यादा थी, तो हमने इसे ज़्यादा सुनी। अब क्या हो रहा है ना, ऐसे अधकचरे गाने हैं जिनका कोई आई एम सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड को थोड़ा समझना चाहिए कि बॉलीवुड का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हर बच्चे पर, हर बच्चे है को, ना? तो बिल्कुल। हमारा जो 150 करोड़ जनता है वो आपसे सीख रही है, तो प्लीज़ थोड़े ढंग के गाने बनाओ, थोड़ा ढंग का पिक्चर बनाओ, थोड़ी ढंग की चीज़ें परोसो, ताकि आपसे सीख कर हम इस भविष्य को जी सकें। बच्चे हमारे, जो हमारा न्यू जनरेशन आ रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कोई भी, अगर आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी पिक्चर का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, हर बच्चे पर पड़ता है। तो गाना अच्छा बनेगा, वहाँ से ही कोई चीज़ें आती हैं। तो कितनी फूडपना, गालियाँ गलौचें आती हैं आजकल गानों में, तो उससे थोड़ा-सा मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा होगा। उससे मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। क्योंकि गानों से हर तरह से पूरी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, मुझे लगता है। म्यूज़िक इट्स नॉट लाइक कि एंटरटेनमेंट का साधन है। म्यूज़िक आपको ज़िंदगी जीना सिखाता जीना सिखाता है है। ना? और वो म्यूज़िक एक कल्चर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर वो काम करना चाहिए काम म्यूज़िक करना पर। चाहिए, काम करना चाहिए। आप मैं जब आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका बहुत सारी चीज़ें सिमिलर करती है लता माँ से। वो एक तरीके से आपका आइडल रोल भी प्ले करती हैं। तो क्या है, मतलब क्या स्पेशलिटी है? मतलब आप उनसे मिली हुई भी हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ बताइए उन बारे में। देखिए, मेरी ज़िंदगी का तो अगर आप सबसे स्पेशल दिन पूछोगे, तो लोग कहते हैं मेरा जन्मदिन, या मुझे कोई अवार्ड मिला था वो दिन अच्छा, या मेरी शादी हुई थी वो दिन बहुत अच्छा। पर मैं तो लिटरली बोलूँगी, मेरे लिए 13 जनवरी 2013, जब मुझे वो साक्षात वो देवी, जिनको हम सरस्वती माँ बोलते हैं, जिनको हम गॉडेस बोलते हैं, मैंने लता माँ को जब साक्षात देखा और उनके जो पैरों के अंगूठे चूमे थे, मतलब मुझे लगता है मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो गए। मतलब लता माँ से मिलना इट्स जस्ट लाइक अम, ऐसा एक दिन आना जो ज़िंदगी में आप कभी भूल नहीं सकोगे, कभी नहीं भूल कभी पाऊँगा। नहीं भूल सकते। लता माँ से मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का पल, जो अचीवमेंट है मेरे, उनमें से। किस हद तक जाके उनको फ़ॉलो करते हो आप? ओह गॉड! काश मैं उनको एक लिमिट होती किसी हद की। आई मीन उनको फ़ॉलो करना, उनका देखो गायकी पे काम करना, उनके नेचर पे काम करना, फिर उन्होंने जो अपनी फैमिली को सपोर्ट किया था, वो उस पे काम करना, उन्होंने जो दुनिया को दिया है, उस पे काम करना। मतलब उनको तो, उनके तो पैरों के एक नाखून के बराबर भी अगर कोई भी इंसान उनको फ़ॉलो कर ले, तो वो ज़िंदगी उसकी सक्सेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब उनकी जो सादगी, उनका जो पहनावा, कोशिश मेरी रहती है, बस वही आशीर्वाद दे दें किसी दिन और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं सब। इतना आपने सब अचीव करा है, वहाँ तक भी आप पहुँच जाओगे कभी ना कभी। हमारी पूरी विशेज़ हैं आपके साथ। थैंक यू। आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया एक तरीके से, लेकिन हर किसी के मन में होता है यूएस टूर, यूएस, जी। अमेरिका जाना। आपने अमेरिका में अपनी परफॉर्मेंस दी है। कितना स्पेशल है आपके लिए वो चीज़? मैंने एक्चुअली मेरा
3 टाइम्स मेरा वीज़ा कैंसल हुआ था। ओके। तो मुझे एक बार तो गुस्सा आ गया था कि अमेरिका आप खुद लेने आओगे मुझे एक दिन। अपने आप से एक आर्टिस्ट बात करता है ना। लेकिन फिर जब चौथी बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया, तो मुझे टचवुड वीज़ा मिला और मैं जाकर भी आई। 1.5 महीना मैंने अमेरिका में रहा और मैंने वहाँ पे न्यूयॉर्क में परफ़ॉर्म किया, राले में परफ़ॉर्म किया, वॉशिंगटन डीसी में परफ़ॉर्म किया। तो मुझे बस यही फ़ील हुआ कि जैसे मेरा राजस्थान के यहाँ के जो लोग हैं वैसे वहाँ पे वो जो लोग रहते हैं, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पर, उनके जो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि सब लोग साथ में ही रह रहे हैं, वहीं के सिटीज़न हो चुके हैं अपने राजस्थानी। तो मैंने उनके लिए परफ़ॉर्म किया, राना में परफ़ॉर्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली वहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है, अगर वो इंडिया में फ़ॉलो होने लग जाए, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट प्रदेश ब ब देश हो जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के पीछे कहीं न कहीं एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जिसकी वज़ह से वो वर्क होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अमेरिका घूमकर, अमेरिका में परफ़ॉर्म करके एंड आई एम सो लकी। इतना सब बाकी भी और अदर कंट्रीज आपने घूमा, आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी हैं, कहीं पे आप मैरिजेस में भी गई हैं, अदर अदर कंट्रीज में आपने परफॉर्म किया। जब आपको आज इतना सक्सेस आपको अचीव कर लिया आपने, तो कभी खुद से या महादेव से बात करते टाइम कभी गालियां देने के बाद उनको कभी थैंक यू बोला या फिर कभी और कुछ मांगा कि ये और मिल जाए तो इतना ठीक है? कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। लिटरली महादेव ने इतना कुछ दे दिया है, मगर ऐसा लगता है ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टिल मेरी जब एक लास्ट बर्थ भी होगी मेरी, तब तक मैं काम करती रहूँ, मैं गाती रहूँ, मैं कुछ ऐसे कार्य मेरे गाने से सोशल वर्क करना चाहती हूँ जिसको वाक़ई दुनिया याद रखे। तो मुझे ऐसा लगता है महादेव ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू महादेव। बट सीरियसली अभी मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो बाकी हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी एक अकेडमी मैं बनाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं उन हर अच्छे बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहती हूँ जो म्यूज़िक से प्यार भी करते हैं और म्यूज़िक में अपना करियर भी देख रहे हैं। उसके अलावा मैं ऐसे-ऐसे गाने बनाऊँगी, जो लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, लोगों को सीख भी देंगे और लोगों को शांति भी देंगे। मतलब हर तरह का गाना मैं बना रही हूँ, मेरे चैनल्स के थ्रू बन रहे हैं। तो मुझे तो टोटली काम ही म्यूज़िक पे ही करना है, तो मैं करती ही रहूँगी। एवरी डे कुछ ना कुछ मेरा रहता ही है और महादेव थोड़ा-थोड़ा और देते रहना, यही कहती रहूँगी उनको। और जो मैंने बदतमीज़ी की थी उसके लिए तो मैंने हज़ारों बार, क्या लाखों बार, क्या करोड़ों बार भी सॉरी मैं माँगूँ तो कम है। तो आई एम रियली अपोलोजाइज़। महादेव से पॉलिटिक्स में भी कुछ मांगा है कभी? नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पॉलिटिक्स। सॉरी टू से मैं कुछ बनना चाह रहे हो पॉलिटिक्स नहीं, में नहीं, भी? नहीं, 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 नहीं। मैं वहां बिल्कुल पे भी किस्मत आजमा लो। नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि शायद मेरी शैली है बात करने की ना, सबकी अपनी-अपनी होती है। तो मुझे आप मानेंगे नहीं मेरे फ्रेंड्स मेरे कुछ जानकार सर लोग कहते हैं कि तुमको ना ज़रूर ट्राई करना चाहिए नेता बनने का। वो लगा इसलिए मैंने भी वो क्वेश्चन पूछा ओह आपसे। गॉड! नहीं, नहीं लेकिन मुझे सच में इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे हमारे नेता से मिलने का बहुत मन रहता है, उनसे मैं नहीं मिल पाई हूँ अभी और भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। नाम? मोदी जी। फ्रैंकली। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझा पाते हो, आपकी इतनी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, मेरी लाइफ के ये मोटोज हैं, ये अप्रोच है। क्या इस तरीके से आप अपकमिंग जनरेशन्स को देख रहे हो इतने क्लियर मोटो को रख के अपने आप को प्रेजेंट करते हुए? हाँ, लोग थोड़ा-सा मैनिपुलेट करते हैं बातों को, सच्चाई से कम बात करते हैं और अपने काम से ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो मतलब ऐसा देखा, अपने घर में भी देखा और हम ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं जो क्लियर रहते हैं। तो मुझे लगता है साफ कहना सुखी रहने वाली स्थिति में रहो और प्लीज़ यूथ प्लीज़ अपने मॉरल्स को पहचानो। आप इंडियन हो सबसे बड़ी बात और इंडियन कल्चर के लिए जाना जाता है, इंडियन सम्मान के लिए जाना जाता है। इंडियन का एक अलग ही जीने का एक तरीका होता है जिसकी वजह से वो कहीं भी जाता है तो वो अलग दिखता है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा समझो। बाकी हमारा यूथ बहुत अच्छा है, हमारा यूथ बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं और सिंगर्स भी बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा इंडिया कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बट सादगी में सबसे आगे रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फॉग म्यूजिक जी। आपकी एक वन ऑफ द स्पेशलिटी।
क्या बोलना चाहोगे उसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जब ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव आर्टिस्ट हुई फ़ोक में, लोक गायन में, तो मुझे एक आत्मसम्मान और एक ऐसा कह सकते हैं कि एक काम करने का एक मुझे मौका मिल गया कि ठीक है, अब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे राजस्थानी संस्कृति को, राजस्थानी लोक गायकी को आगे लेके जाना है। तो मेरे चैनल पर आप देखेंगे या तो महादेव के गाने होंगे या फिर राजस्थानी गाने होंगे। हिंदी गाना कोई एक आधा मैंने बनाया है क्योंकि मैंने कहा कि मैं हर चीज़ को, हर क्षेत्र को मैं लेना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चों की बात आए, चाहे पेरेंट्स की बात आए, चाहे वो शादी की बात आए, किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, मैं हर क्षेत्र पे गाना बनाना चाहती हूँ, हर फ़ील्ड के गाना बनाना चाहती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन सारे मेरे छोटे-छोटे ड्रीम्स जो हैं वो सब पूरे होंगे और मैं करूँगी। बेसिकली ना फ़ोक म्यूज़िक एक वो म्यूज़िक है कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको आधे से ज़्यादा को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कौन किस टाइप का म्यूज़िक को फ़ोक म्यूज़िक बोलते हैं। तो आप इनके लिए कुछ रिप्रेज़ेंट कर सकते हो? बिल्कुल, लोक गायन होता है जो आपके अंदर से निकला हुआ गायन होता है। जैसे कि आप सोते हो, जागते हो, आपकी जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ ने आपको गाना गा के ही सुलाया था। जब आप पैदा हुए थे तो जच्चा के गाने होते हैं, बच्चा के गाने होते हैं ना, फिर वो जापा का गाना होता है। उसके बाद आप थोड़े बड़े होते हो तो फिर जब स्कूल जा रहे हो तो तब भी कुछ रस्म होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। हमारे राजस्थान की बात मैं कर रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे जो पेरेंटिंग होती है उसमें हर चीज़ पर गाना है, गाना है। हर चीज़ पर गाना है। आज आज मतलब आप बता रहे हो कि अपन पैदा होने से लेके और पैदा होना, शादी होना और मृत्यु होना, ये 3 चीज़ अपने राजस्थान में सब पर गाने हैं। सब पे गाने हैं। तो क्यों ये गाने प्रमोट नहीं होते? गवर्नमेंट को, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को इन पे थोड़ा-सा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए इन चीज़ों को, कि ये चीज़ें इस तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लोगों के बीच में। राजस्थानी कल्चर जो खो रहा है वो वापस आ सकता है कहीं न कहीं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थानी संस्कृति के जो गीत हैं, जो इस तरह के लोक गायन हैं, वो इतने रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब रिकॉर्ड होने बाकी हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी इस पे सपोर्ट किया है और हमारे इंडिविजुअली जितने भी अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं, जो हमारे जयपुर के हैं, उन्होंने भी इसको प्रमोट किया है। तो अब तो मुझे लगता है सब एवरीबॉडी नोज़ कि हाँ, ठीक है, जब बच्चा होता है तो ये गीत गाए जाते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो ये गीत गाए जाते हैं और जब शादी-ब्याह के गीत तो इतने फ़ेमस हो रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मैं देखती हूँ कि हमारे राजस्थान के गाने शादियों में बजते हैं, बिल्कुल है चलता ना? है। क्योंकि रिचुअल्स ही ऐसे हैं। रिचुअल्स ही अब ऐसे हल्दी हैं। होगी तो हल्दी तो हमारे जयपुर की ही फ़ेमस है, फेमस राजस्थान की है, फ़ेमस है। बिल्कुल। मेहंदी तो चलो फिर भी सब जगह होती है, ठीक है? फिर आपका आ जाओ, आप ये काकन डोरा वाला एक बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आपकी विदाई होती है विदाई होती है। और कितने सारे मतलब मुझे लगता है तो फ़ोक म्यूज़िक अपने आप में बहुत बड़ा म्यूज़िक है, बहुत रिच म्यूज़िक है और फ़ोक गाने जितने आज फेमस हो रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है अब फेमस हो रहे हैं। जैसे फ़ोक है वैसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक्स होते हैं, तो आपका ज़ोनर क्या है? आपका फ़ेवरेट ज़ोनर क्या है? मुझे एक्चुअली वैसे तो विरह के गीत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे लता जी के भी मैं दिल हुम हुम करे गाती हूँ और एक रुक जा रात ठहर जा रे मतलब जिसमें कुछ मीनिंग होता है, फ़ील होता है, क्लासिकल बात होती है या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिस गाने ने कोई मैसेज छोड़ा, मैसेज छोड़ा। है ना? तो मुझे वो गाने जैसे तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी मेरा फ़ेवरेट गाना है लता माँ का। तो वो मुझे एक इतनी हिम्मत देता है गाना, इतनी मुझे एक मैसेज देता है, तो मैं वो गाना गाती रहती हूँ। जब लता मैम की बात रही तो आप 28 सितंबर को क्या करते हो? ये सारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। देखिए, जब लता माँ से मैं मिली थी, उससे पहले भी हम उनका जन्मदिन मनाया करते हैं, सारे कलाकार मिलकर मनाते हैं। और मेरा स्पेशली अलग ही रहता है कि मैं पूरे दिन भर जैसे मेरा बर्थडे पे सेलिब्रेशन रहता है, ऐसे लता माँ के बर्थडे पे सेलिब्रेशन करती थी। लेकिन जब मतलब उनकी अभी जो उन्होंने जो ये सिर्फ़ देह छोड़ी है, जो 6 फरवरी 2023 को, तो उसके बाद से उनका बर्थडे मैं मनाने शुरू करी और 28 सितंबर 2023 से लेकर मैं रेगुलरली उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मतलब अभी तीसरा साल है ये जब मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और आप मानोगे कि उनके जन्मदिन पर सारे जो रसिक हैं हमारे जयपुर शहर के वो आते हैं। जैसे पहले मैंने जवाहर कला केंद्र में किया था, फिर मैंने अल्बर्ट हॉल पे किया था, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम और अभी मेरी इच्छा है भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर लता माँ के लिए मतलब बिरला ऑडिटोरियम में परफॉर्म करूँगी और सारे जयपुर के अच्छे कलाकार उसमें परफॉर्म करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लता माँ के ही गाने होते हैं सिर्फ़ और दूसरा गाना कोई नहीं होता और सब लोग आगे से आगे अच्छे से गाते हैं उसमें। मेरे को थोड़ा-सा आपसे ये जानना है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि आप इतना बड़ा इसको बोलेंगे ना, ये थोड़ा लग्ज़री कल्चर है। म्यूज़िक इतना ईज़ी नहीं है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महँगे हैं।
ठीक है, तो एक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जितना अपने बीच में कन्वर्सेशन है कि आप इतना सब चीज़ अफोर्ड कर पाओ, फिर भी उसके बाद आपने एक नाम कमाया, एक यहाँ तक आप पहुँचे, तो वो किस तरीके की जर्नी थी वो? देखिए, अगर आप कांस्टेंट मेहनत करते हैं, कांस्टेंट किसी काम को करते हैं, तो वो आपके साथ वो आपको काम फाइनेंशियली भी अच्छा करेगा आपको और आपके सारे सपने भी पूरे करेगा। छोटी-छोटी जो ज़रूरतें हैं, जैसे मैंने मेरी गाड़ी खरीदी, मैंने मेरा घर खरीदा। आज टच वुड ऐसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने कहा ना कि जितना कमाओ उतना ही कम लगता है। लेकिन जितना संगीत से कमाओ और जितना ईमानदारी से कमाओ, वो भगवान ने बहुत दिया और आगे तो अभी और इच्छाएँ बची। एक कर्ज़ रह गया आपका हम पे कि आपने जो ये माहौल बनाया, इस माहौल के बदले हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि ये मीट दोबारा होगी। श्योर। आप होंगे, हम होंगे और ऑडियंस होगी। वाओ! और वेरी नाइस। उसके बाद हम आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे जहाँ पे आप हमारी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। श्योर, श्योर, डेफिनिटली आई एम रेडी। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। वी आर रियली ग्लैड कि हम आपकी आवाज़ सुन पाए, हम आपको जान पाए। थैंक यू सो मच। मैं कुदरत के जितने भी श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग जुड़िए और यहाँ स्टूडियो में आकर आपके साथ बात हर हर करके महादेव। अमन जी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निरंजन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं आपके इस बेहतरीन कार्य के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हर हर महादेव। हर हर